हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंप्यूटेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंप्यूटेशन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत की मिट्टियां इस PDF में। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन बहुत आलिशान प्रश्न हम लगा रहे हैं रोज़ की रोज़, तो ये ध्यान रखना है। और अब तक भी हम बहुत सारे आलिशान प्रश्न लगा चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है, कि हम वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं और हम आलिशान प्रश्न आप कर रहे हैं और बहुत बड़े प्रश्न हम आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन। तो हम भारत की मिट्टियों पर आ गए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो हम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी टॉप MCQ ऐसे लैट लेंगे। इन्हें प्रश्नों को ध्यान रखना क्वेश्चन। तो ये हम PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आज के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए और कह दीजिए कि हाँ, कि आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, ठीक है क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट को बुला लीजिए क्वेश्चन और बहुत अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमें उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD के लिए आलिशान प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन। तो आज भारत की मिट्टी को हम आज सफाया कर देंगे इस PDF में, और क्वेश्चन आगे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लगाएंगे उसमें देखेंगे उसमें क्या है। और जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न से कि भारत की मिट्टियाँ सही महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं। तो हम 4 मिट्टी के बारे में आपके सामने बात करेंगे क्वेश्चन, और लिखा है इस PDF पे कि रट लेन है, तो जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। एक बार जरूर कमेंट करें ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका प्रश्न का आंसर जरूर बताएंगे और कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसे ही आलिशान प्रश्न लगाने हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगाने हैं जो वेरी मुफ्त हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन में पहले का आंसर हो जाएगा B, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत के अंदर पाई जाती हैं। देखते हैं कौन सी मिट्टियाँ हैं, एक बार देख लेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, जैव मिट्टी है और वानिकी मिट्टी है। तो ध्यान रखेंगे इन 8 की 8 मिट्टी के बारे में ऑप्शन जो आपके सामने आपको मैंने प्रोवाइड कराई, और आपने देख भी लिया होगा बहुत अच्छी प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो इन 8 की 8 मिट्टियों को आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, 8 प्रकार की हैं, और वो 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन सी है तो आपके सामने है, ठीक है क्वेश्चन। चलिए तो ध्यान रखेंगे कि 8 के 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन सी हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मिट्टी है, ये पूछा है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, काली मिट्टी है या लाल या जलोढ़ या चूनेदार मृदा। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जरूर कमेंट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है, और कमेंट कर देंगे जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो क्वेश्चन, आप भी जानते हैं इस बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी मृदा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन नंबर C, वेरी गुड क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़, काली, लाल या लेटराइट। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होने वाला है, जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का, ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर।
नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण पूछा है। तो जलवायु एवं उच्च बंध की विविधता, जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्च बच की विविधता, ये जलवायु संरचना एवं उच्च बच की विविधता। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। चारों ऑप्शन आपके सामने एक बार पढ़ लीजिए और बता दीजिए मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। जरूर कमेंट करेंगे ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे मुझे और बताएंगे भी कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर डी है कि जलवायु संरचना एवं उच्च बच की विविधता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन कि जलवायु संरचना एवं उच्च बच की विविधता, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के 6 मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है लाल, काली, रुक्ष या जलोढ़। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, ये पूछा है। तो लाल है, काली है, रुक्ष है, रुक्ष को सूक्त कहते हैं, और जलोढ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर एक बार कमेंट करें कि तटीय मैदानों में उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो सही आंसर कमेंट करने के लिए क्वेश्चन जरूर करें और बताएं कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपने कमेंट के क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें हर प्रश्न का आंसर। तो आपने इसका आंसर बताया तो इसका सही आंसर होगा जरूर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा जरूर। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन की तटीय मैदान में उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी, जलोढ़ है, मिट्टी। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा ऑप्शन, विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? खादर, वांगर, कलर या रेगुण। एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, एक बार जरूर कमेंट कर दें क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा और बता देंगे मुझे सही आंसर कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। आप जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जाएगा वांगर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वांगर के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है, वांगर है, खादर है, रेगुण है, कलर है। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बता दें कि नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। तो नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करें। वांगर है, खादर है, रेगुण है या कलर है, एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं सही आंसर। तो नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा खादर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे कमेंट करते हैं ऑप्शन, आपको बताया कि आपका पेपर करीब है और पढ़ लीजिए ऑप्शन मेरे कहने से। ऑप्शन जो अभी भी नहीं आए उन्हें एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए और बुला लीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर उन्हें हम बुला लेंगे तो हम फ़ायदा हो जाएगा उनका भी और पढ़ लेंगे अच्छे प्लेटफॉर्म पर, अच्छे प्रश्न आप प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या सूक्ष्म मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। एक बार जरूर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, वेरी गुड। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम देते हैं? कलर, रेगुण, रेहे या दोमट। क्वेश्चन नंबर 9 कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन, एक बार जरूर कमेंट करें कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करेंगे।
क्वेश्चन जीएस तो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ, एआरओ, एपीएस या एसएससी जीडी सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। एसएससी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपने आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोमट हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा दोमट। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो एक बार जरूर कमेंट करें, वेरी मोस्ट। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, लेटराइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा काली मिट्टी है। ध्यान रखना क्वेश्चन काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र और विस्तार है? वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताएं, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है या लेटराइट मिट्टी है। तो निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र व विस्तार है? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के में अधिकतम क्षेत्र और विस्तृत है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है। जल्दी कमेंट करें, क्वेश्चन बताएं सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर अपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अधिकतर कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र विस्तृत है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इन सभी में। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात या इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर अपने कमेंट किया, वेरी गुड, क्वेश्चन का सही आंसर इन सभी में। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इन सभी में पाई जाती है, क्वेश्चन तो ध्यान रखना है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? क्वेश्चन कितना गजब क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आलिशान प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे, और ये भी बताएंगे कि हाँ कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, ये पूछा है। तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट कर दें और बता दें इसका सही आंसर। तो लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, काली मिट्टी। तो निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से, वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। रेगुर मिट्टी आपने सुना भी होगा नाम, कि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से और जानते हैं। तो बताएं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है। काली मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी को किस नाम से और जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बताते रहें सही सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया काली मिट्टी, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। लाइव कमेंट में आ जाइए क्वेश्चन सभी, जो भी अभी हम मेन कमेंट में लाइव कमेंट में आकर देख लीजिए सभी के आंसर। तो काली मिट्टी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मखरली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं मुझे कि कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी विशाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित होती है? तो भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी विशाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित होती हैं? तो लेटराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कि भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी विशाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित होती है? कमेंट करते क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्वेश्चन अगर आपको पता है जरूर कमेंट करना, बताएंगे सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सही आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जरूर कमेंट करें स्टूडेंट। तो भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी विशाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित होती है, इसका आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, रेगुर मृदा। तो ध्यान रखना भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी विशाल चट्टानों टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? वाह, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसी मिट्टी भी है क्वेश्चन। तो बताएंगे कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है, काली लाल मिट्टी है या काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। जो एसएससी उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जो एआरओ आरओ या एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शन जरूर जीएस के प्रश्न, आलिशान प्रश्न जरूर देखा करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा है या लेटराइट मृदा है? तो मृदा का मतलब मिट्टी होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, ठीक है, सबसे अधिक उपयोगी मृदा या सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर हम 18 पर आ गए हैं। एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। कमेंट कर दो क्वेश्चन जल्दी कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, बताएंगे एक बार कमेंट करके। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आप लोग। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे आप बेहतर गुण, बहुत लाख गुना बेहतर हैं, और उनसे कह दीजिए आ जाए पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन अब टाइम नहीं है, सोचने समझने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, तो पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला? तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, जरूर मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में या कोरामंडल तटीय क्षेत्रों में या बुंदेलखंड में या वगेलखंड में? तो एक बार कमेंट करें, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, वेरी गुड, मालवाड़ तटीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि लेटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मालवाड़ तटीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताएं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। सोचने समझने के लिए टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लें और ऑप्शन पढ़ लें, आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। निक्षाल्य और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी और या मखरल मिट्टी? तो एक बार कमेंट करेंगे
निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन जो आपने पहली बार सुना होगा। जो बच्चे पहली बार नहीं सुना है, जिन्होंने एक से कई बार सुना है, तो आज आंसर बताएं। और जो पहली बार सुने हैं तो आज आंसर देख लेंगे तो आप भूल नहीं पाओगे क्वेश्चन। मिट्टी के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वेरी वेरी मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर अपने कमेंट किया क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा मखरल मिट्टी, मखरला मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागवानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगूर? क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागवानों या बागानों के लिए में उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगूर? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट कर दे और बता दें सही आंसर क्या होने वाला है। जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागवानों के लिए उपयुक्त होती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, और ये प्रश्न जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन, जो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन इसका सही आंसर और बताएंगे मुझे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जगह अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम का बहुलक, संचित हुमस या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति या फास्फेटों का बहुलक? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सही आंसर कमेंट करने के लिए जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। आपके पास मात्र 5 सेकंड है, कमेंट करिए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैग्नीशियम बहुलक, संचित बहुलक या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति या फास्फेटों का बहुलक? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए। एक बार कमेंट कर दें ऑप्शन और बताएं मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जगह फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ध्यान रखना, लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 होता है, 4 होता है, 6, 7 या 9, 10? तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होता है, होना चाहिए? तो 3 है, 4 है, 6, 7 है, 9, 10 है। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे, बताइए मुझे सही आंसर। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहे, बने रहे मेरे साथ। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 6, 7। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट, काली, लेटराइट या लाल? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 25 का सही आंसर। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर। जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन 25 का आंसर जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हमने कमेंट किया क्वेश्चन काली मिट्टी। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कौन सी? काली। तो ध्यान रखना किस प्रकार की मिट्टी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एक प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन इसका कमेंट जरूर करें कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन फॉर यू, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जो हमारी क्लास के सबसे टॉपर बच्चा है जरूर कमेंट करके सबको बताएंगे और बताएंगे इसका सही आंसर। तो ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? जरूर कमेंट करो क्वेश्चन इसका सही आंसर। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ जीएस के आलिशान प्रश्न देखने के लिए, बहुत अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें।
कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आता क्वेश्चन, बस हमारी याद नहीं होती तो लगता है कि क्वेश्चन बाहर से है। ठीक है, बस बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। जैसे जितने भी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। तो ये प्रश्न आपके लिए था क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप ही बताएंगे, मैं तो बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हर PDF में हमारा एक प्रश्न ऐसे रहता है जो आपके लिए होता है वेरी मोस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, आपने इसका आंसर सभी को बता दें। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न देखेंगे और पढ़ेंगे आगे के प्रश्न। ठीक है क्वेश्चन, और ऐसे अच्छे प्रश्न देखने के बने रहे मेरे साथ। जो अभी भी नहीं आए हैं एक बार वीडियो को लिख सेंड कर दीजिए क्वेश्चन सभी को, और बने रहे मेरे साथ आलिशान प्रश्न देखने के लिए क्वेश्चन बने रहे। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट, अब हमारी जो नेक्स्ट PDF है वो हमारी लोकसभा अध्यक्ष से है, जिसके हम टॉप 20 प्रश्न आपको कराएंगे। बहुत आराम से हम चल रहे हैं। इससे पहले हमने 25 प्रश्न लगाए क्वेश्चन, अब हम 20 प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जो हमारी क्लास को देखे और इसको लाइक ना करें। और स्टूडेंट जो हमारी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल लाइक करते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लें स्टूडेंट। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो उसका पता चल सके मुझे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम डालते हैं तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो यही चीज़ है स्टूडेंट कि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी क्लास मिस हो जाएगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एंड टाइम है। तो हम UP पुलिस और SSC GD के लिए स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है स्टूडेंट। तो हम लोकसभा अध्यक्ष से 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं इस PDF से। स्टूडेंट ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे से आपको चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए और बहुत अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। अगर इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो जरूर कमेंट करें क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होने वाला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे कि दोनों प्रश्न के सही आंसर क्या होने वाले हैं। जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें कि दोनों प्रश्न के सही आंसर क्या क्या होने वाले हैं, और जल्दी बताएंगे क्वेश्चन। मैं आपका वेट करूंगा क्वेश्चन, जल्दी बताएं सभी स्टूडेंट क्या होने वाले हैं दोनों प्रश्न के आंसर। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर नहीं पता है तो मेरे साथ बने रहें और देखेंगे इन दोनों प्रश्न के आंसर इसी PDF के अंदर। ठीक है क्वेश्चन, अच्छे से तैयारी कर लें क्वेश्चन। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD का पेपर दोनों करीब हैं क्वेश्चन। अब उस टाइम सोचने समझने का टाइम नहीं है क्वेश्चन, पढ़ते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इनमें से कोई नहीं, तो बताएंगे कमेंट करके। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, निवर्तमान अध्यक्ष यानी मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें, बताएं सही आंसर कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करें लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है।
बने रहें ऐसे ही मेरे साथ सॉल्यूशन आलिशान वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट। हम आपको वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट। तो लोकसभा अध्यक्ष ने त्यागपत्र किसको देता है, इसका आंसर आपने कमेंट किया। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें लोकसभा अध्यक्ष को, वेरी गुड। तो ऐसे ही पढ़ते रहें और अपना आंसर कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में किस रूप में शपथ लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के निम्नलिखित में किस रूप में शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में किस रूप में शपथ लेता है, इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें स्टूडेंट जल्दी। तो लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित किस रूप में शपथ लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आ चुके हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक बार कमेंट करके बताएं कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। अगर आप इसका आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए, 5 पर हम आ गए, सॉरी। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर सही है तो देखिए क्या आंसर है, ए ऑप्शन, अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है ऑप्शन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सभापति, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से कमेंट करें सभी लोग, बताएं और मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया लोकसभा अध्यक्ष, डी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, अगर आपने डी ही आंसर लगाया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही पढ़ते रहें कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो आपने कमेंट किया लोकसभा अध्यक्ष करता सर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एक बार कमेंट कर देंगे ऑप्शन और देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, एम ए अय्यर, जे बी महाबलंकर, गुरद्वारा सिंह ढिल्लो या हुकुम सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें ऑप्शन, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही गजब प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने कमेंट किया, जी.बी. महाबलंकर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जी.बी. महाबलंकर, ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति के पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, उनका नाम बताना है। जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह है, नीलम संजीव रेड्डी है या बी गिरी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जरूर कमेंट करें ऑप्शन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट कर देंगे, बता देंगे मुझे क्या होने वाला है। तो भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, इसका सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी ही आंसर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, राइट आंसर है आपका। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, नीलम संजीव। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सामने आ गया है कि प्रथम स्पीकर किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे। सरदार हुकुम सिंह थे, जी.बी. महाबलंकर थे, बलराम जाखड़ थे या के.एस. हेगड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट करें, बताएं मुझे सही आंसर।
जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट जितने भी बने हुए हैं मेरे साथ जल्दी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर अपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। क्या जगह जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जीबी मावलंकर, ठीक है। तो प्रथम स्पीकर के जिनके खिलाफ लोकसभा में इस्तीफा प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे, जीबी मावलंकर थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक बार कमेंट कर दें, ऑप्शन बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर को लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। हुकम सिंह है, नीलम संजीव रेड्डी हैं, एम.ए. अय्यर हैं या जी.बी. मावलंकर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपने कमेंट किया स्टूडेंट, वेरी गुड। कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। अगर आपको पता है जरूर कमेंट करना क्वेश्चन और बता दें मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा जे.बी. मावलंकर, जी.बी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के किस दल का नेता के रूप में मान्यता की प्रदान की जाती है। तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल का नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल का नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल का नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, ये पूछा है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर और बता दें कि क्या हो जाएगा। सही आंसर कमेंट कर दो क्वेश्चन, जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट करें और बता दें मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 11 का क्वेश्चन का ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट करें और बता दें सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। जीएमसी वालियोगी, मनोहर जोशी, पीएम शर्मा या जीबी मावलंकर। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर अपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी.ए. शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 12 का। ध्यान रखना क्वेश्चन। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। जो क्वेश्चन आपने ऊपर देखा तो क्वेश्चन प्रश्न आ गया है और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। तो वेरी गुड क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, मीरा कुमार हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट कर देंगे क्वेश्चन। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करें क्वेश्चन। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो इसका सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार कमेंट करें, बताएं मुझे सही आंसर। तो संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इसका आंसर सही कमेंट करें क्वेश्चन और बता दें मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। हुकम सिंह, अनंत्य श्रेम अंगयंगर, आर के खाड़ीलकर या कृष्णमूर्ति राव। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन, और जल्दी बताएंगे कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन ये पूछा है, बताएं कमेंट करके। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अनंत्य शयनम अयंगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अनंत्य शयनम अयंगर। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत को देने का अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। जितने भी स्टार मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष है पहला ऑप्शन, प्रधानमंत्री है दूसरा ऑप्शन, तीसरा वित्त सचिव है, चौथा वित्त मंत्री है। तो पूछा है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे सही आंसर। जितने भी स्टार मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर बता दें। तो लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। क्वेश्चन 19 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन 19 का सही आंसर। जल्दी कमेंट करो क्वेश्चन, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप अपना आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपने आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि लोकसभा के सभी सदस्यों का बहुमत संकल्प यानी कि पारित संकल्प के द्वारा, कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा तो लोकसभा को अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, इस बात का विषय ध्यान रखना क्वेश्चन कि कैसे हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को, इस बात का विषय ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो क्वेश्चन, ये बात का विषय ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन, इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देंगे। तो बताएंगे क्वेश्चन कि फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अमित शाह है, वीरेंद्र कुमार, ओम बिरला या सुमित्रा महाजन, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप सही आंसर कमेंट करना है और बता देना है सभी को कि किस कौन है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, पहला है अमित शाह, दूसरा है वीरेंद्र कुमार, तीसरा ओम बिरला, चौथा है सुमित्रा महाजन और पाँचवा है इनमें से कोई नहीं। ये ई ऑप्शन है ऑप्शन, ये मेरी तरफ से है। तो बताएंगे क्या ऊपर वाले में से कोई आंसर है या नीचे में से कोई आंसर है। तो यह सही आंसर क्या है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए है इस पीडीएफ का प्रश्न। हर पीडीएफ में एक प्रश्न आपको कराता हूँ क्वेश्चन, तो आप जरूर बताएं इसका सही आंसर। सभी स्टूडेंट बताएं, जल्दी बताएं और सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी को बता दें कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अच्छे से कमेंट कर दें क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपनी तैयारी को करना कि हम कैसे तैयारी को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन, आप अच्छे जानते हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे और बता देंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो भी आपने बताया वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा क्वेश्चन, आपस में ही डिस्कस करोगे आप, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है रोज़ का एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ मैं, आपको डाउट में छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करोगे, देखोगे इस प्रश्न को, अगर नहीं पता होगा तो एक के साथ 5 प्रश्न और देख लोगे। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो उस प्रश्न के साथ साथ आप 3-4 प्रश्न और पढ़ लोगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसे नेट पर सर्च कर लेना कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष अमित शाह हैं, वीरेंद्र कुमार है, ओम बिरला है, सुमित्रा महाजन है, ये इनमें से कोई नहीं। तो वे कौन है फिर, उनका नाम याद होना चाहिए आपको, तो आप ज़रूर देखना उस ट्रेंड। चलिए, तो ये आज को प्रश्न थे, आपको कैसे लगे कैसे बताएंगे एक बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हिंदी की ओर आ गए हैं और हिंदी के हम आलिशान चैप्टर को करेंगे आज। और जिस चैप्टर का नाम बड़माला है वो स्टूडेंट, हम बड़माला के चैप्टर को आज करेंगे वो स्टूडेंट। और बड़माला का चैप्टर हमें अच्छे से लगाना है वो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि बड़माला का ऐसा टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम इसको पढ़ेंगे वो स्टूडेंट और अच्छे से इसको लगाएंगे। तो बड़माला में पहला ही पॉइंट होता है वर्ण रचना। क्या होता है? वर्ण रचना। तो वर्ण रचना के बारे में कहा जाता है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं, इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं, इसलिए ध्वनि की अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। कि ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 और 44 जो होती है ऑप्शन वो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं इसमें, और कुल संख्या 39 होती है। तो इसमें 33 व्यंजन होते हैं, नहीं 39 व्यंजन होते हैं और 13 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे कुल 52 और ये होते हैं मूल 44। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से हुआ है? 3 प्रकार से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। पहला प्रकार आपके सामने है। पहला प्रकार क्या है कि उच्चारण के आधार पर, दूसरा है वायु के संयमक के आधार पर, तीसरा है तारतम्य के आधार पर। इस बात का विषय ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट है। आगे है उच्चारण के स्थान पर आधार पर संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में बांटा गया है? 2। संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा है। नंबर 1 स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग अगर इस बात को ध्यान नहीं रखोगे तो ध्यान रखना आप फिर मिस प्रिंट हो जाएगा। तो उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर वर्ण और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्वर वर्ण में क्या होता है? जिन वर्णों के स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं।
ये सबसे मोस्टली बात है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। तो 11 कौन कौन सी आपके सामने हो स्टैंड, तो ध्यान रखेंगे कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ो, छोटा बड़ो, री ए बड़ा हो, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हिंदी में स्वरों की जो मूल संख्या वो कितनी है, 11 है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कि स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के 4 भेद होते हैं, मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, मुख्य 2 और कुल कितने हैं, 4। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्य 2 कौन कौन से हैं उस टाइम बताऊंगा इनके बारे में भी। देखो मुख्य 2 जो होते हैं वो ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, और कुल जो 4 होते हैं वो संयुक्त और सुविलित होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन सभी को, और एक बार रिवीजन कर लें क्वेश्चन अच्छे से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज हम हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं, पहले टॉपिक का ध्यान रखना। तो नोट इसके बारे में कुछ लिखा है कि कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वरों को साथ जोड़कर स्वर वर्णों के भेद 3 मानते हैं, परंतु स्वर वर्णों के कुल भेद 4 माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है। परंतु स्वर वर्णों के कुल भेद कितने माने जाते हैं, 4। पहला हेडिंग है हस्वर। पहला हेडिंग हस्व है, जिन स्वरों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उसे हेश्वर कहते हैं। इनकी जो मूल संख्या होती है कितनी होती है, 4। क्या है परिभाषा कि जिन स्वरों वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें हस्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है 4 होती है, छोटा ई, छोटा, छोटी, छोटा और रे। तो ध्यान रखना स्टैंड, ये चारों हैं। इन्हें हम मूल स्वर, हस्व स्वर और लघु स्वर तीनों नाम से जानते हैं। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं स्टैंड, इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि हस्व स्वरों को हम मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो दिखा देखो यहाँ लिखा नीचे कि हस्व स्वरों को हम किस नाम से जानते हैं, तो मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, या मूल वर्ण भी कहते हैं। तो यही हमारे मूल वर्ण हैं, यही हमारे हस्व स्वर हैं चारों, छोटा, छोटी, छोटा और रे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं स्टैंड कि जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वरों से 2 गुना अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या 3 होती है और कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो मूल संख्या यह है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ध्यान रखना स्टैंड। और जो हमारी जो कुल संख्या 7 है, तो इन चारों को मिला दो, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए छोटा है, बड़ा है, इन सबको मिला देंगे तो हमारी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जो संयुक्त स्वर में जाते हैं, जो स्वर वर्ण 2 स्वर, क्या है परिभाषा स्वर संयुक्त वर्णों की कि जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। और स्टैंड रिवीजन कर लो अच्छे से। तो छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो, ध्यान रखना। अब बात ये बनती है कि संयुक्त स्वर किन किन से मिलकर बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि छोटा है किस किस से मिलकर बना है। तो कहा जाता है छोटा बड़ा के साथ अगर छोटी प्लस बड़ी आ जाता है इनमें से कोई एक, तो हमारा छोटा ही बन जाता है। ऐसी बड़े एक ही बात है कि आ या बड़े आ में से के साथ छोटा ही बड़े में लग जाता है तो बड़ा ही बन जाता है। ऐसी ओ की बात है, ठीक है क्वेश्चन। तो इन चारों को ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना क्वेश्चन। ये बात आपके लिए ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि छोटा है, बड़ा है, छोटा हो, बड़ा हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम इन चारों को मिला देते हैं दीर्घ में तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वरों में जो जोड़कर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। लास्ट हेडिंग हमारा प्लस स्वर। प्लस स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है उसे प्लस स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 है। कितनी संख्या है इसकी, 1। क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। और उसे ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम। नेक्स्ट यहाँ पे नोट में कुछ बातें हैं उसे पढ़ेंगे कि कुछ विद्वान प्लस स्वर को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं, और कुछ विद्वान दीर्घ स्वर री और रे को जोड़कर हिंदी स्वर वर्णों में संख्या 14 मानते हैं, परंतु हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही माननी चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखना है। अंग और आहा को हम अयोगवाह या नपुंसक बड़ कहते हैं। ना ही इन्हें स्वर माना जाता, ना ही इन्हें व्यंजन, तो इन्हें अयोगवाह और नपुंसक बड़ कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है और छोटे आ को शहीद वर्ण कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, छोटा, छोटी, छोटा और री, इस बात का ध्यान रखना। अगला हेडिंग है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं क्वेश्चन की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से वही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऑप्शन रिवीजन क्लास है, अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है मूल व्यंजन की संख्या, 33 है। कुल कितने हैं, 39 माने जाते हैं। तो ये मूलतः हो जाते हैं 39, मगर कुल 35 भी होते हैं ऑप्शन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, और कुल कितनी है, 35 है, और मूलतः कितनी है, 39 है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद 6 होते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो का से मा तक पढ़ेंगे हम। अंतः व्यंजन की संख्या 4 होती है, यार अलावा। ओष्ठ व्यंजन की संख्या 4 होती है, सीनो सा और हा।
संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है छा था द्र, और द्विगुण व्यंजन संख्या 2 होती है डाड़ा, और वैदिक वर्ण ये होता है का की तरह बनता है इस तरह से मोड़ कर। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो गए। इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, इस पर व्यंजन का से माता 25 होते हैं, अंत व्यंजन 11 अलावा होते हैं, ओष्ठ व्यंजन तीनों शाह और हा होते हैं, संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञानी रा होता है, और द्विगुण व्यंजन दा और ढा होता है, वैदिक व्यंजन का अड़ा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा प्रश्न था स्टूडेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारी पहली परिभाषा बनती है इस पर व्यंजन कि जिन वर्णों के उच्चारण में, इस व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है उसे इस पर व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या 16, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, मूल संख्या इस पर व्यंजन कितनी होती है, 16 होती है, उसे बताऊंगा भी कौन कौन सी, और कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, का ये का से मातक होते हैं जैसा आपके सामने है, तो हमें एक ट्रिक याद रखनी है, कचट तब, क्या याद रखनी है, कचट तब। तो का के बाद में खा गा घा अड़ा आ जाएगा, चा छा झा झाड़ा आ जाएगा, टा ठा ढाड़ा आ जाएगा, ता था धा नमा आ जाएगा, पा फा भा बा मा आ जाएगा। ये कंठ होते हैं, तालु, ये मूर्धा, ये दंत, ये ओष्ठ। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कत मदो, क्या रखना है, कत मदो, कै ते मैं दो, कत मदो, कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ, कत मदो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब 16 की बात करते हैं, जो आपकी ये लाइन खींची हुई है ये हमारे 16 होते हैं मात्र। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे 4 शुरू के 4 का चा टैत कचट कै चे टैत पे। ठीक है, पा को छोड़ के बाकी 4 ले लेंगे साइड हो गए, इन्हें छोड़ देंगे, लास्ट वालों को इन्हें छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसे हम इस पर संगति भी कहते हैं, चा छा झा को। इस बात का विषय ध्यान भी आएगा क्वेश्चन, तो ये बात का आपको विषय ध्यान रखना हो स्टैंड कि हमारे जो 16 हैं ये बंद है। ठीक है, 4 करके ध्यान रखना। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खिंच जाए उसे अंतर व्यंजन कहते हैं, और अंतर व्यंजन संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, या रा लावा। तो इस बात का विषय ध्यान रखना है कि अंतर व्यंजन, जिन स्वर जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सांस अंदर की तरफ खिंच जाए उन्हें अंतर व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, या रा लावा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और या और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, या और बा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ठीक है, उष्म, उष्मन होता है गर्मी, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो या उष्मा हो निकलती हो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है, तीनों शाह और हा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, तीनों शाह और हा हमारे जो हैं उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ये हमारे उष्म व्यंजन हो गए, वो अंतर व्यंजन थे। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छात्रा ज्ञानी श्रा, ध्यान रखना उस स्टैंड, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों गुण पाए जाते हैं। तो 2 व्यंजन वर्णों गुण पाए जाते हैं उन्हें संयुक्त यानी द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे घोड़ा लिखते हैं हम, तो घोड़ा हम ऐसा लिखेंगे तो आप क्या पढ़ोगे सर, तो इसे भी तो आप घोड़ा ही पढ़ोगे, मगर सही रूप क्या है, वो सही रूप आप जानते हैं कि सर घोड़ा हम इस तरह से ना लिखते, हम लिखते हैं घोड़ा इस तरह से। तो ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये सही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द्विगुण व्यंजन को उच्छित व्यंजन, आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि द्विगुण व्यंजन को हम किस किस नाम से और जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गए हैं, जिसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है, का बना हुआ है इस टाइप का, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना उस टाइम, डिवीजन कर लेना। इसे लुंठित अड़ा या लुंठित ला भी कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। हिंदी भाषा में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, का खा जाफा, ध्यान रखना, का खा गा जा और फा, ये हमारे फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं जो हिंदी में अब भी प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के 2 हैं, डा और ढा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, हिंदी में तुर्की भाषा कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, डा और ढा है, ये बात ध्यान रखना है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का 1 वर्ण है, वो कौन कौन से हैं, आओ। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा का 1 ही वर्ण है। नेक्स्ट है वायु संवेग के आधार पर स्वर 2 यानी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। तो वायु संवेग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है क्वेश्चन, तो ये हमारी वर्णमाला का रिवीजन चल रहा है क्वेश्चन, मात्र 20 मिनट में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और एक एक पॉइंट को पढ़ के चल रहे हैं क्वेश्चन। तो विषय ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि तुर्की भाषा के कौन से वर्ड थे, ये वाले वर्ड थे, और अरबी फारसी का खा गा जा और फा थे। ठीक है, ये हमारे हिंदी भाषा के अंग्रेजी भाषा हो गया ओ। ठीक है, इसका एक ही नाम है, इसे ही बोलते हैं। इसे वाले को कभी ऐसा पढ़ लो, ये सब दिखाया है कि ऐसा पढ़ा जाएगा। अब हमारे आते हैं वायु संवेग के आधार पर 2 प्रकार के, अल्पप्राण और महाप्राण। कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में हम पढ़ेंगे उस टाइम, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको कि अल्पप्राण और महाप्राण हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अल्पप्राण, अल्पप्राण का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्पप्राण शब्द का अर्थ हुआ कि थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, ध्यान रखना। तो अल्पप्राण ध्वनियाँ ये हैं स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ये अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस बात का विषय ध्यान रखना है कि ये अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे यारलावा हैं वो भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक अंतस व्यंजन अल्पप्राण में आता है, ठीक है। इस बात का विषय ध्यान अर्थ है, अर्थात यारलावा भी अल्पप्राण है। तो इस बात का विषय ध्यान रखना है कि यारलावा भी अल्पप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तो आएगा। पहला, तीसरा, पांचवा दिखा रखा देखो, पहले, तीसरा और पांचवा ये तो हमारे अल्पप्राण होते हैं, मगर इनके अलावा यारलावा को भी अल्पप्राण के अंतर्गत रखा गया है। इस बात का विषय ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब महाप्राण की बात करते हैं। अल्पप्राण तो हमने पढ़ लिया है, जिन वर्णों को उच्चारण वायु तेजी से ली जाए अथवा से महाप्राण कहते हैं। तो ध्यान रखना महाप्राण ध्वनियाँ हैं दूसरा और चौथा। तो हमारा कोड बन जाता है, अल्पप्राण का कोड बन जाता है 135 और महाप्राण का कोड बनता है 24। इस बात का ध्यान रखना कि पहली, तीसरी लाइन, पहली, तीसरी और पांचवी लाइन अल्पप्राण और दूसरी और चौथी महाप्राण कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा महाप्राण में तीनों शाह यानी कि जो हमारे उष्म व्यंजन हैं वो हमारे महाप्राण वर्ण भी कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्पप्राण है और ना ही महाप्राण है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्पप्राण है और ना ही महाप्राण है, ठीक है। ध्यान रखना प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्पप्राण में आएगा ना ही महाप्राण में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है तारतम्य के आधार पर। तारतम्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, घोष या सघोष। दूसरा है अघोष। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में तारतम्य या कंपन पैदा होता है तो घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि कहने का मतलब ये है 345 क्या है कि घोष वर्ण भी होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। तो बचा कौन सा? 12। तो उनके अलावा हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्येक अंतर्व्यंजन भी और हा घोष वर्ण है, ठीक है। तो अंतर्व्यंजन और हा भी हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं और प्रत्येक स्वर्ण भी हमारे स्वर वर्ण जो होते हैं वो भी घोष होते हैं। तो इस बात का विषय ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक स्वर वर्ण भी हमारे घोष वर्ण होते हैं, ये बात का विषय ध्यान रखना है, ठीक है। अघोष वर्ण जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में तारतम्य कंपन कम पैदा हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसका कोड हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा कोड इसका? 12, यानी कि पहले लाइन के और दूसरी लाइन के वर्ण हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो का खा वाली लाइन के हमारे वर्ण जो है अघोष वर्ण कहलाते हैं, इसका कोड 12 है। प्रत्येक उष्म व्यंजन और हा को छोड़कर अर्थ यानी तीनों शाह हमारे क्या है? अघोष वर्ण है, सिर्फ हा को छोड़कर। उष्म व्यंजन में 4 होते हैं ना, तो इसमें हा को छोड़ देंगे तो ये हमारे तीनों क्या हैं? यानी कि उष्म व्यंजन है, ठीक है। ये वर्णों का उच्चारण आ गया। तो कंठ में हमें किसे किसे और लाना है? तो कंठ में हमारा का खा गा घा होगा आ और हा आ जा और विसर्ग आ जाएंगे और अनुस्वार आ जाएंगे, ध्यान रखना। तालु को हिलू भी कहते हैं, चा छा जा 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 आ जाएगा, ई या सा र आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना चा छा जा जा ये तो आते ही हैं और यश ई आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। मूर्धा में तो टा ठा डा डा आएंगे, यस रे से ऋषि भी आ जाएगा, री और रा और शाह भी आ जाएगा। दंत में ता दादा ना तो आएंगे और ला और शाह भी आ जाएगा, ध्यान रखना। और ओष्ट में आपको ध्यान रखना पा फा बा तो आएंगे ही और इसमें छोटा ऊ और बड़ा भी आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ऊ भी आता है म्याऊं, ठीक है। और दंतोष्ट में यानी वाह आता है, फा और बा भी आता है। फा तो दंत में इसलिए लिखा नहीं इन्होंने, और बा भी आता है, ठीक है। बिना पेट चुरा वाला बा आता है दंतोष्ट में, ठीक है। और फा भी। कंठोष्ट में छोटा हो बड़ा हो आता है, ध्यान रखना है। कंठ तालु में छोटा है बड़ा आता है। कंठ मूर्धा में शाह आता है, इस बात का विषय। दंत मूर्धा में त्रा आता है, तालु मूर्धा में शिरा आता है और नासिके में तीनोड़ा और माना आते हैं, इस बात का विषय ध्यान रखना है। ये तालु मूर्धा है, ये दंत मूर्धा है, ये कंठ मूर्धा है, ये कंठ तालु है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्ण रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी में काकल्य वर्ण स्वर यंत्र गुड़ी वर्ण केवल एक है, वो हा है। और हिंदी में वर्तरस्य वर्ण 4 है, रा ला जा सा, यानी जल रस के नाम से जानते थे। किस नाम से? जल रस। बतरस्य का अर्थ होता है कि दंत के निचले भाग से बोले जाने वाले अक्षर। ध्यान रखें स्क्रीन पर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है उस टाइम ध्यान रखें। हिंदी में इस पर संघर्षी वर्ण 4 हैं, चा छा जा जा, तो ध्यान ना ही बताया था मैंने, इस पर संघर्षी कहलाते हैं। और हिंदी में संघर्षी वर्ण 3 है, सा सा सा, ध्यान रखना। हिंदी में विव्रत केवल वर्ण 1 है, बड़ा, और विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हिंदी में अर्ध विव्रत कौन सा है? छोटा है, बड़ा हो आ। संव्रत कौन से हैं? ई ओ। और अर्ध संव्रत कौन से? ए ओ, ठीक है। तो ये प्रश्न थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण, ठीक है।
यहाँ पे वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा बताया गया है शॉर्टकट में, तो ये छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे। अक्षर व लघुत्तम सब्बाक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अथवा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के सभी वर्णों में 52 होती है। यह हमारे 11 हो गए, 39 व्यंजन हो गए, अयोग 2 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कुल संख्या 33, और कुल इसमें संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, और द्वित व्यंजन, ठीक बताया गया क्वेश्चन, ठीक है, कि 39 कैसे कैसे हुए। तो 33 में हमारे ये आ जाएंगे स्पर्श, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये छोटा सा एक मैप बनाकर दिखाया गया है क्वेश्चन बच्चों को, क्योंकि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। तो स्वर 11, व्यंजन 39 हैं, वो कैसे कैसे पार्टों बांट दिए हैं, अयोग 2 होते हैं, डा और ढा, ठीक है, तो इन चीज़ों को बताया गया है यहाँ पे। स्वर ये आपके आ गए, ये स्पर्श सारणी हो गए, ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया क्वेश्चन, ये हमने फिनिश कर दिया आज पूरा टॉपिक, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लो ना, कितने मिनट में, मात्र 17-18 मिनट में हमने आपको पूरा हिंदी का वर्णमाला पढ़ा दिया क्वेश्चन आज, ठीक है। नया टॉपिक कल शुरू कर देंगे, ऐसे ही पढ़ते रहना, क्योंकि मोटा मोटा पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ तो सब रखा आपने, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार सभी चीज़ों को एक बार और देख लेना अच्छे से, वीडियो को बैक कर लेना पीछे को, जब पढ़ लो तो फिर देख लेना, ठीक है, क्योंकि एक बार और देख लोगे तो आपकी वर्णमाला फिर कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बाकी क्लास में आपको पूरी रिवीजन कराऊंगा मैं, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, थैंक यू, आगे चलते हैं। तो यही चीज़ है क्वेश्चन, तो हम यहीं पे आपका टॉपिक ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे बड़े तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे थे और आपको इतना तो तजर्बा हो चुका है कि सर हम ये सब चीज़ों को कितने अच्छे से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी क्वेश्चन, वर्णमाला के बारे में सभी चीज़ें बताई आपको, ठीक है। नोट्स किसी के भी हों इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमें सिर्फ पढ़ना है, मटेरियल मिलना चाहिए हमें, ठीक है क्वेश्चन, तो इस बात पे विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो ये नोट्स की हमने जीरोक्स कराई थी, तो इसलिए मैंने आपको इस चीज़ इससे ही पढ़ा दिया क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी क्वेश्चन, आपका रिवीजन कैसा लगा, आपको फटाक से रिवीजन करा दिया हमने मात्र आपको 15 से 16 मिनट में। तो आप जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको रिवीजन कैसा लगा, एक बार कमेंट करें और आपको सभी को बताएं। तो गुड नाइट, टेक केयर क्वेश्चन, सभी अच्छे से रहेंगे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।